हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे रामायण की ऐतिहासिकता। जब कभी हमारे पूर्वज के इतिहास बोध की बात चलती है तो प्राय वाल्मीकि रामायण को इतिहास ग्रंथ के तौर पर पेश किया जाता है और यह स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि भारतीय प्राचीन भारतीयों का इतिहास बोध बहुत स्पष्ट था। लेकिन जब हम रामायण को उठाते हैं तो वहाँ कुछ और ही दिखाई पड़ता है। रामायण के लेखक ने रामायण की प्रकृति का कई स्थलों पर उल्लेख किया है। उसने इसे कहीं भी इतिहास नहीं कहा। इस प्रसंग में रामायण के शुरू और अंत के कुछ स्थल यहाँ मौजूद हैं। तो जब हम रामायण का बालकांड देखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा, तुम्हारे काव्य में कुछ भी झूठा नहीं होगा। यह कहने की क्यों आवश्यकता थी? ऐसी वही 2:41 में कहते हैं कि वाल्मीकि ने कहा, मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। मतलब उनको पता था कि ऐसा होने वाला है, अर्थात यह वही आदि काव्य है जिसे पहले वाल्मीकि ने रचा। ऐसे ही उत्तरकांड की 111:3 में लिखते हैं, वे प्रसन्न होकर स्वर्ग में नित्य रामायण काव्य सुनाते हैं। स्कंद पुराण में रामायण का 5 अध्यायों में महात्म्य में गाया गया। उसमें भी पद पद पर इसे काव्य अथवा महाकाव्य ही कहा गया। मतलब इसे कोई ऐतिहासिक घटना नहीं कही गई। उत्तरकांड रामायण में भी यही लिखा है। क्या लिखते हैं कि रामायण महाकाव्य सब वेदों के अनुकूल हैं। इसी प्रकार से वही आगे लिखते हैं कि इस ऋषि प्रणीत काव्य को सुनकर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। मतलब कहीं भी ये इतिहास की बात नहीं की, स्वयं रामायण से पता चलता है। ऐसे ही रामायण नामक परम काव्य है, वहीं 27 में लिखते हैं। ऐसे ही वहीं 5:54 में भी यही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस रामायण महाकाव्य को सुनकर, मतलब रामायण को महाकाव्य कहा गया, अर्थात रामायण आदि महाकाव्य है। इन अंत प्रमाणों के वही साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रामायण को ना तो उस रचयिता ने इतिहास माना और ना राम भक्तों ने। सबने एक स्वर में कहा कि यह काव्य है। अब देखते हैं रावण की कल्पना पर। प्रश्न उठता है कि क्या रामायण 100% कल्पना है? क्या यह ऐतिहासिक काव्य नहीं है? जब अयोध्या आदि स्थान आज तक मिलते हैं तब यह कल्पना कैसे हो सकती है? हमारा निवेदन है कि रामायण का मूल में संभवतः बहुत छोटी सी ऐतिहासिक घटना थी। मतलब लेखक का ऐसा मानना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि रामायण जातक कथाओं से आई है, जिस पर हम वीडियोस भी बना चुके हैं कि जातक कथा जो कि दशरथ जातक कथा है, मूल में क्या है। दशरथ के राजमहलों के अंदर एक षड्यंत्र हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय तक वनों में रहे। वहां उन्हें कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अंत में उनका पैतृक राज सिंहासन पर अधिकार हो गया। पति पत्नी में जुदाई हो गई। इतनी बात ऐतिहासिक हो सकती है, अभी हो सकने वाली बात कह रहे हैं। और इसका मूल कहाँ है? दशरथ जातक कथाओं में, जो कि समाज में अच्छा मैसेज देने के लिए उस समय पर राजाओं ने लिखवाई थी, बुद्ध को लेकर के, जो कि वह भी कल्पना थी। इस बात का जो बतंगड़ बनाया गया वह लगभग सारी की सारी कल्पना है, यह बोल रहे हैं लेखक। आगे लिखते हैं, रामायण ऐतिहासिक काव्य भी नहीं है, ये ऐतिहासिक भी नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक
तथ्य बे सिर पैर का बतंगड़ ऐतिहासिक काव्य नहीं होता। ऐतिहासिक काव्य के पिंजर पर वास्तविकता का या कम से कम संभवता का रक्त मांस चढ़ाकर उसे सजीव बनाया जाता है, न कि उस पर कपोल कल्पनाओं को लपेटकर उसे मन मर्जी से ढाला जाता है। रामायण में यही दूसरी स्थिति दिखाई पड़ती है। इसमें 60,000 वर्ष की उम्र में दशरथ के पुत्र पैदा होते हैं। वे भी हवन कुंड से पैदा हुए एक व्यक्ति द्वारा दी गई खीर खाने से गर्भवती हुई रानियों से। बाल कांड सर्ग 16। राम की पत्नी सीता खेतों में शाक सब्जी की तरह उगती है। सर्ग 66। राजा सगर की एक रानी 60,000 पुत्रों को जन्म देती है, डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है। सर्ग 38। अहिल्या नामक एक नारी हजारों वर्षों तक केवल हवा खाकर जीवित रहती है। सर्ग 48। एक गाय पल भर में हर इच्छित वस्तु उपस्थित कर देती है। रंभा ने मात्र से पहलवों, शकों, कामबोजों तथा यवनों की सेनाएं पैदा कर देती हैं। सर्ग 54। राम 11,000 वर्ष राज्य करते हैं। सर्ग 57। 5,000 वर्ष का व्यक्ति वहां अभी लड़कपन में है। उत्तरकांड 73। जटायु नामक गीध संस्कृत में प्रश्नोत्तर करता है। अरण्य कांड। एक बंदर 800 मील चौड़े समुद्र को छलांग में फांद जाता है। सुंदरकांड। राम रावण युद्ध में मरने वाले वानर और रीछ को फिर जीवित हो जाते हैं। युद्ध कांड सर्ग 120। कुंभकर्ण पैदा होते ही कई हजार लोगों को खा जाता है। युद्ध कांड सर्ग 61। राम अकेले 72 मिनटों में कम समय में युद्ध भूमि में 14,000 शूरवीरों राक्षसों को धनुष बाण से मार गिराते हैं। अरण्य कांड सर्ग 30। केसरी की पत्नी अंजना हवा के चलने मात्र से गर्भवती हो जाती है। अरण्य कांड 35। एक बानर का बच्चा कई लाख मील अंतरिक्ष में ऊपर जाता है। सोचो, ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हम बोल सकते हैं, और सूर्य को आराम से ऐसे पकड़ लेता है मानो गुलाब का फूल हो। आप लोग समझ सकते हैं कि ये सूर्य का आकार है पृथ्वी के लगभग 100 गुना है। उत्तरकांड सर्ग 35। राजा ययाति अपने पुत्र से उसका यौवन ले लेता है और कई हजार वर्ष बाद उसे लौटा देता है, मानो यह चोला हो। उत्तरकांड सर्ग 59। शंभुक नामक तपस्वी का कत्ल करने पर एक मृत ब्राह्मण जीवित हो जाता है। उत्तरकांड सर्ग 76 कि राम ने शंभुक का वध कर दिया, पुत्र जीवित हो गया। यह कुछ मुख्य स्थल गिनाए गए हैं। ऐसे सभी स्थलों को गिनना सारी रामायण की विस्तृत विषय सूची बनाने के समान है, क्योंकि ऐसे स्थल पर हर सर्ग में कई जगह तो हर श्लोक है। इतनी असंभव है जो कि संभव नहीं है। अयथार्थ बातों से लवा भरे काव्य कांड को ऐतिहासिक काव्य कैसे कहा जा सकता है? कि अयोध्या आदि कुछ स्थलों के उल्लेख मात्र से सारी बेसिर पैर की कल्पनाएं ऐतिहासिक बन जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं कि रावण की घटना का समय। रावण की मूल घटना त्रेता युग में घटित हुई बताई जाती है, यानी आज से 12,96,000 वर्ष पूर्व, मतलब डायनासोर के समय पर। लेकिन रामायण में उल्लिखित अयोध्या आदि वे स्थान निराधार पुरातन पंथी बातें करने वालों के लिए गलफांस सिद्ध हो रहे हैं, जिनसे वे इसे इतिहास ग्रंथ सिद्ध करना चाहते हैं। रामायण में अयोध्या के अतिरिक्त अन्य स्थानों का भी उल्लेख है,
जैसे श्रृंगवेरपुर, जहाँ तक राम आदि अयोध्या से रथ बैठकर गए थे और जहाँ से सुमंत रथ लेकर लौट आया था। भारद्वाज आश्रम, जहाँ राम आदि पहुँचे थे और जहाँ राम को मनाकर वापस लाने के लिए भरत भी सेना सहित रुका था। नंदीग्राम, जहाँ राम की पादुकाओं मतलब खड़ाओं को सिंहासन पर बैठकर भरत अयोध्या का राज प्रबंध देखता था। चित्रकूट, जहाँ राम आदि ने वनवास का बहुत सा समय बिताया था। ऐसे 5 स्थल आज विद्यमान हैं। इन स्थानों की पुरातत्व विभाग ने काफ़ी खुदाई भी की है। डॉक्टर बीबी लाल रावण से समृद्ध स्थलों का पुरातत्व योजना के अधीन रावण के समृद्ध स्थलों की 1975 से खुदाई करवा रहे हैं। इस काम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, जिनके वे निर्देशक हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों सहयोग कर रहे हैं कि कहीं रामायण का एक सबूत तो मिल जाए जो 12 लाख साल पुराने बता रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर रामायण त्रेता युग में हुई मतलब 12 लाख साल पहले, तो वहाँ के सबूत भी 12 लाख साल पहले के मिलने चाहिए। देखते हैं अयोध्या में डॉक्टर लाल ने 1975, 1976-77 और 1979-80 में अयोध्या के जन्मभूमि प्रदेश हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, नल टीला, कौशल्या घाट आदि 14 अलग अलग स्थानों की खुदाई करवाई। सब जगह के परीक्षणों के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि सारी खुदाई के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उत्तरी कार्य मृत पात्रों के युग से पहले का ना हो। यह युग ईसा पूर्व मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब रंजित दसूर मृत पात्रों का प्रयोग पूरी तरह बंद हो गया था। स्पष्ट है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी से पहले अयोध्या कहा जाने वाला स्थान कभी आबाद ही नहीं हुआ था। यह पहली बार गौतम बुद्ध से कोई 150 वर्ष पहले ही आबाद हुआ था। मतलब आज से 2500 साल पहले, मतलब 3000 साल पहले आबाद हुआ था। मतलब ऐसा 7वीं 8वीं शताब्दी का ईसा से पूर्व शुरू बताया जाता है। मतलब यहाँ पर राम के नाम पर कुछ भी सबूत नहीं मिला। जब हम श्रृंगवेरपुर की बात करते हैं, जिस श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने राम आदि को गंगा पार कराई थी, उसमें 1976-1977 से हर मौसम के दौरान खुदाई हुई। 1984 के फरवरी मार्च में भी खुदाई चल रही थी। ऐसा डॉक्टर लाल के 27 मार्च को लेखक को लिखे एक पत्र से स्पष्ट होता है। इस स्थान पर उत्तरी काले मृत पात्रों से पहले 2 युगों के बर्तन मिले। क्या मिले? गौरीय मृत पात्र और कलछुए मृत पात्र। लेकिन ये दोनों भी 11वीं शताब्दी से पूर्व के नहीं हैं। मतलब आज 21वीं सदी चल रही है, यह 11वीं और 12वीं शताब्दी के पूर्व, मतलब बहुत ही ज़्यादा नया है, कुछ पुराना नहीं है। डॉक्टर लाल का कहना है कि कार्बन 14 मतलब कार्बन के रेडियो सक्रिय अणु को जैव वैज्ञानिक अध्ययनों में खोजी तत्व के तौर पर प्रयुक्त करना और थर्मोल्यूमिनेसेंस तपाए जाने पर तपाए गए पदार्थ से निकलने वाले प्रकाश से आयु का निर्णय, मतलब इससे पता चलता है कि गैरुए बर्तन 11वीं शताब्दी के पूर्व के हैं और कलछुए बर्तन 10वीं शताब्दी के मध्य के हैं। आप लोग कहाँ 12 लाख साल पहले का आप सबूत खोज रहे थे कि अगर सच में होता तो मिलता, क्योंकि भाई डायनासोर के सबूत में लगाए करोड़ों साल पहले, उनके जीवाश्म में लगाए, लेकिन आपके रामायण के एक भी सबूत नहीं मिले। भारद्वाज आश्रम यह इलाहाबाद में आनंद भवन के निकट स्थित है। यहाँ राम आदि ससैन्य भरत
कुछ समय के लिए ठहरे थे और कलछुए बर्तनों के साथ उत्तरी काले मृत पात्र मिले थे, जो डॉक्टर लाल के अनुसार इस बात का प्रमाण है कि जब यह आबाद हुआ तब कलछुए बर्तनों की युग का अंतिम चरण था और उत्तरी काले मृत पात्रों के युग का प्रारंभ था। यह समय ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। अब देखते हैं नंदीग्राम। यह स्थान अयोध्या के दक्षिण में 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भरतकुंड के बिल्कुल निकट है। इससे थोड़ी दूरी पर तमसा नदी के दक्षिण में एक टीला है जो रहेत मतलब रहायश कहलाता है। इसकी खुदाई से पता चलता है कि यह भी उत्तरी काले मृत पात्रों के युग से पहले अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी से पूर्व आबाद नहीं हुआ था। मतलब जितने भी सबूत मिल रहे हैं कि जहाँ जहाँ राम ने यह किया, ठीक है, वहाँ एक भी सबूत नहीं मिले हैं, हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं चित्रकूट के बारे में। यद्यपि यहाँ भी योजनाबद्ध ढंग से खुदाई नहीं हुई, तथापि जो थोड़ी बहुत हुई है उसमें उत्तरी काले मृत पात्र मिले हैं जो इसके 7वीं और 8वीं ईसा पूर्व में आबाद होने के सूचक हैं। मतलब इन पुरातात्विक अन्वेषणों से स्पष्ट है कि रावण के कथानक के मुख्यतः समृद्ध अधिकतर 7वीं-8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले आबाद नहीं हुए थे। ऐसे में अयोध्या केंद्रित रावण की मूल घटना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की कदापि नहीं हो सकती। इससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हमें पता चलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी रावण के बारे में और क्या है वह हम आगे पता करेंगे, इसमें किन किन शब्दों का अर्थ मिलता है। तो लेकिन यहाँ तक हमने जाना, यहाँ से हमारा निष्कर्ष यहाँ तक यह निकला है कि रामायण के जो सबूत हैं 7वीं-8वीं शताब्दी से पहले के नहीं है। मतलब कहाँ आप 12 लाख साल पहले त्रेता युग की बात कर रहे थे, आपका 400-500 साल पहले के सबूत मिले हैं। मतलब यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह कोरी कल्पना हम मान सकते हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।